हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों, आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसकी हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, और कब से कब तक की एज है? 1830 से 1848 तक की। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसमें हम फ्रांस में रेवोल्यूशन होती है जुलाई 1830 में, वो पढ़ चुके हैं। फिर जो है ब्रसेल्स में होती है, और बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, वो पढ़ चुके हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसमें समझेंगे ये द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो भाई ये रोमांटिसिज्म क्या चीज़ है? देखो बच्चों, ये जो रोमांटिसिज्म है ना, ये वो वाला नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, जहाँ नायक नायिका होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, और वो नहीं। ये रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म अपने देश के लिए, अपने कल्चर के लिए, ठीक है, अपने एक होने की भावना के लिए। तो ये रोमांटिसिज्म किसके लिए है? एक देश के लिए है। इसमें देशभक्ति झलकती है। ठीक, ये है रोमांटिसिज्म। मतलब कि ये रोमांटिसिज्म क्या है? ये एक कल्चरल मूवमेंट है, अपने कल्चर को लेके एक मूवमेंट, जिससे बाद में क्या होगा? नेशनलिज्म। उस एरिया को वो लोग क्या बनाएंगे? देश बनाएंगे। तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है। अब देखो, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। जितने भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे उस टाइम के, जब ये रेवोल्यूशन का फेज चल रहा था 1830 से 1848 का, उसी दौरान ये रोमांटिसिज्म भी चला है। रोमांटिक होना, रोमांस दिल में पैदा करना, किसके लिए? अपने देश के लिए। ठीक है, और वो किसके जरिए? तो वो आर्ट के जरिए, कल्चर के जरिए, ठीक है, कविताओं के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए। ठीक, मतलब ये कल्चरल मूवमेंट था। तो रोमांटिक आर्टिस्ट ने ये बताया कि भाई जो रीजन और साइंस है ना, उसको तो रखो साइड में, उस पर फोकस अभी मत करो, और फोकस किस चीज़ पे करो? इमोशंस पे करो, ठीक है, इंट्यूशंस पे करो, मिस्टिकल फीलिंग्स, मतलब अपने देश प्रेम की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उन पर फोकस करो। ठीक, और देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, ए कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ ए नेशन, है ना। तो किस लिए वो ये सब कर रहे थे? कि वो ये बता सकें कि हमारा एक कलेक्टिव हेरिटेज है, हमारा जो पास्ट है वो एक जैसा है, हमारी सफरिंग एक जैसी हैं, हमने एक जैसी तकलीफ़ें झेली हैं, हम एक जैसे लोग हैं, हमें एक देश बन जाना चाहिए। ठीक है, हमारा एक कॉमन कल्चर है, पुराने टाइम में रहा है और अब भी है। ठीक है, तो एक देश बना जा सकता है, ये उन्होंने कहा। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये बात उन्होंने कही और बिल्कुल सही है कि नेशनलिज्म की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ लड़ाइयों से ही नहीं होती, वो सिर्फ नई नई ज़मीनें जीतने से ही नहीं होती, उसके तरीके और भी हैं। तो कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो यहाँ पे कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी एरिया को एक देश डिक्लेयर करने में, एक देश बनाने में। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो ये जितने भी आर्ट की चीज़ें हैं, कला है, किसी भी तरह की कला, पोइट्री है, काव्य कला, ये भी तो एक कला ही है, स्टोरीज़, कहानियाँ, है ना, म्यूज़िक, संगीत वगैरह, ये सब, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये सारी जो कलाएं हैं, है ना, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, इन सब से नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस होती थी, और यही रोमांटिसिज्म था, कल्चरल मूवमेंट था, कल्चर की मदद लेकर और आर्ट की मदद लेकर नेशनलिज्म को स्प्रेड करना। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, ए कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। बस यही कह रहा है कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसने काम किया, किस तरीके से इसने जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, एक देश बन जाने की, एक देशभक्ति की भावनाओं को इन्होंने पैदा किया। किसने? रोमांटिसिज्म ने। जर्मनी का एग्जाम्पल लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे जिक्र किया गया है द ग्रीम ब्रदर्स,
ये ग्रीम बंधु हैं भाई, ग्रीम ब्रदर्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने ये पब्लिश की है ग्रीम्स फेरी टेल। तो ये एक बड़ा फेमस नाम है किस चीज़ के लिए, रोमेंटिसिज्म को समझने के लिए। इन्होंने जर्मनी में ये रोमेंटिसिज्म को फॉलो किया, ये मूवमेंट चलाया। तो ये जो ग्रीम ब्रदर्स थे ये कौन थे भाई, एक का नाम है जैकब और दूसरे का नाम है विल्हम। तो जैकब और विल्हम ये दोनों भाई हैं और इनका जर्मन सिटी हनाऊ में जन्म होता है 1785-86 के दौरान, ठीक है। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ, कानून की पढ़ाई पढ़ी है भाई इन्होंने। दे सून डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग ओल्ड फोक टेल्स, और आने वाले वक्त में क्या होता है, इनको इंटरेस्ट हो जाता है, इनको मज़ा आने लगता है फोक टेल्स में। जो फोक टेल्स मतलब लोक कथाएँ होती हैं ना, उनमें, तो उनमें इनको मज़ा आने लगता है। फिर वो क्या करते हैं, दे स्पेंट 6 years ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स विच वर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशंस। भाई गांव-गांव में ये दौरा करते हैं, है ना, विजिट करते हैं, और वहाँ की जो लोकल जो फेरी टेल्स, परियों की जो कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, बच्चों की कहानियाँ हैं, वो सब वो लोग जो है सुनते हैं और उनको पेन डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और ये सारी की सारी कहानियाँ कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। और ये फेरी टेल इकट्ठी करने में, कलेक्ट करने में इनको लगे पूरे 6 साल, ठीक है बच्चों। फिर देखो, दीज वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, है ना, बच्चों में और बड़ों में ये कहानियाँ फेरी टेल्स बराबर रूप से पॉपुलर थी, ठीक है। द ग्रीम ब्रदर्स ऑल्सो सो फ्रेंच डोमिनेशन एज ए थ्रेट टू जर्मन कल्चर। तो ग्रीम ब्रदर्स क्या मानते थे कि जर्मनी के जो स्टेट्स हैं ना, जर्मनी जो है उसके अंदर जो फ्रांस का डोमिनेशन था, फ्रांस का जो दबदबा था, वो जर्मन कल्चर के लिए ठीक नहीं था, वो जर्मनी के लिए ठीक नहीं था, है ना। और ये सही भी है, एक देश के अंदर जब दूसरे देश का दबदबा रहता है तो उस देश की अपनी आइडेंटिटी अच्छे से मेंटेन ही नहीं हो पाती। तो फ्रेंच डोमिनेशन को वो एक खतरा मानते थे जर्मन कल्चर के लिए, एंड बिलीव्ड दैट द फोक टेल्स दे हैड कलेक्टेड वर एक्सप्रेशंस ऑफ ए प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट। और उन्होंने ये बताया, ये कहा, वो लोग ये मानते थे कि जो फोक टेल्स, जो लोक कथाएँ उन्होंने इकट्ठी की हैं, ये लोक कथाएँ एक ट्रू, एक सच्ची जर्मन स्पिरिट को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है, एक सच्ची जर्मन भावनाएं इनके अंदर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने करी। तो फ्रेंच डोमिनेशन को वो जर्मनी के अंदर खतरा मानते हैं और इन फोक टेल्स को ट्रू जर्मन स्पिरिट मानते हैं, ठीक। कौन है ये लोग, ग्रीम ब्रदर्स हैं, ठीक है। हनाऊ में इनका जन्म हुआ है। नाम क्या क्या हैं इनके, इनके नाम हैं, एक जैकब है और दूसरा विल्हम है, ठीक है बच्चों। दे कंसिडर्ड देयर प्रोजेक्ट्स of collecting folk tales and developing the German language as a part of their wider effort to oppose French domination। तो वो अपना इस फोक टेल कलेक्टिंग के प्रोजेक्ट को लेकर और जर्मन लैंग्वेज को लेकर वे फ्रेंच डोमिनेशन को ओपोज कर रहे हैं और एक जर्मनी की नेशनल आइडेंटिटी बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है जर्मनी के नेशनलिज्म के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने ग्रीम ब्रदर्स का ये एफर्ट देखा है। इसमें एक थोड़ा सा कंटेंट और है, देखो ज़रा। इन 1812 दे पब्लिश्ड देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स सब्सिक्वेंटली। तो 1812 में पहला कलेक्शन उन्होंने जो है पब्लिश किया है। बोथ द ब्रदर्स बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स। लिबरल पॉलिटिक्स में ये दोनों एक्टिव थे। 1812 में उन्होंने अपना पहला कलेक्शन पब्लिश किया है। आगे देखो, स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की फ्रीडम के लिए उन्होंने ये सब किया। इन द मीन टाइम दे ऑल्सो पब्लिश्ड ए 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। और बच्चों उसी टाइम पे 33 वॉल्यूम डिक्शनरी, 33 वॉल्यूम की एक डिक्शनरी भी इन्होंने पब्लिश कर दी। किस चीज़ की डिक्शनरी, जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी। तो ग्रीम ब्रदर्स ने अच्छा खासा काम किया है जर्मनी के रोमेंटिसिज्म में, यानी कि जो हम फेज ऑफ रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो इस रेवोल्यूशन में
एक रोमेंटिसिज्म भी एक कॉन्सेप्ट है। वो लोग रोमांस के ज़रिए, अपने देश के लिए रोमांस के ज़रिए क्रांति कर रहे हैं। क्रांति ऐसा नहीं है कि बस खून खराबा करके ही, किसी की जान लेके ही, हथियार उठा के ही क्रांति की जाती है। नहीं, क्रांति करने के, रेवोल्यूशन करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक ये रोमेंटिसिज्म भी है जो यूरोप में फैला 1830 से 1848 के बीच। ठीक है, और यहाँ पे जर्मनी की अगर बात करें तो ग्रिम ब्रदर्स ने अच्छा खासा रोल प्ले किया। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखो, अदर रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रिड। तो एक जर्मनी का फिलोसफर भी है, क्या नाम है? जोहान गॉटफ्रिड हर्डर। इसका टाइम पीरियड ये है बच्चों 1744 से 1803। तो वो क्या क्लेम करता है भाई? क्लेम्ड दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। तो कह रहा है कि जो सच्चा जर्मन कल्चर है ना, जो सही जर्मन कल्चर जो है वो कॉमन पीपल में ढूंढा जा सकता है। ठीक है, और कॉमन पीपल को जर्मन लैंग्वेज में क्या कहा गया है? डास वोल्क। तो ये जो फिलॉसफर है जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, ये कह रहा है कि असली जर्मनी कॉमन लोगों में बसता है। जर्मनी के कॉमन लोगों के में ही जो है सही जर्मन कल्चर है, और इन कॉमन लोगों को क्या नाम दिया गया है? डास वोल्क। एक्चुअली जर्मन में कॉमन पीपल को डास वोल्क बोलते हैं। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। तो देश की जो ट्रू स्पिरिट है ना, देशभक्ति की जो स्पिरिट है, नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, वो किसके ज़रिए जो है पॉपुलराइज की गई? तो फोक सॉन्ग्स के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए, फोक डांसेस के ज़रिए, मतलब कल्चर के ज़रिए। हम इस यूनिट में शुरू से यही बात पढ़ते आ रहे हैं। और ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है? वॉगेस्ट। ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज इसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इन लोगों के हिसाब से फोक सॉन्ग्स को, फोक कल्चर को, फोक जितने भी लोक कथाएं हैं और जो भी उनका कल्चर है उसको कलेक्ट करना नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है। द एम्फेसाइज ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज and collection of local folklores was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message। मतलब कि इन चीज़ों पे इम्फेसाइज करके जो उनका कल्चर है और जो फोक सॉन्ग्स हैं, कहानियाँ, कविताएं, नाच गाने हैं पुराने, उनके ज़रिए वो अपने एंशिएंट कल्चर को तो रिवाइव कर ही रहे हैं। ठीक है, जबकि वो मॉडर्न नेशनलिस्ट का मैसेज, जो उस टाइम का, जो प्रेजेंट टाइम का, जो मॉडर्न टाइम का जो नेशनलिस्ट मैसेज था, लोगों को देश से जोड़ने का जो मैसेज था, उसको भी कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, टू ए लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। और किन लोगों को इसके ज़रिए, कल्चर के ज़रिए वो कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ? वो उन लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो इस कल्चरल मूवमेंट के ज़रिए, इन फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, पोइट्री, नाच गानों के ज़रिए ये लोग अपने पुराने कल्चर को भी रिवाइव कर रहे हैं, नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और पढ़े लिखे जो लोग नहीं हैं, जो इलिटरेट हैं, उनको भी अपने इस नेशनलिज्म की भावनाओं में, देश बनाने के इस प्रोसेस में, इस काम में अपने साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये था जर्मनी में रोमेंटिसिज्म। ठीक है, जो कि इसका रेवोल्यूशन का पार्ट है, जो कि 1830 से 1848 के दौरान रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रोमेंटिसिज्म इन पोलैंड। पोलैंड में ये रोमेंटिसिज्म कैसे फॉलो होता है। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच had been partitioned at the end of 18th century by the great powers रशिया, प्रसा एंड ऑस्ट्रिया। भाई पोलैंड के साथ क्या किया इन ग्रेट पावर्स ने? कौन सी ग्रेट पावर्स? रशिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया। इन पावर्स ने क्या किया? 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड को पार्टीशन कर दिया। और क्या किया इसके बाद? इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर कीप्ड अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज।
भाई पोलैंड का पार्टीशन कर दिया, उसे रशिया में मिला दिया, ठीक। और टेरिटोरियल ये ज़मीनी स्तर पे अगर देखें तो जो है पोलैंड नाम की कोई चीज़ नहीं बची, इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी। मतलब पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी, एक देश के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल यूनिट के तौर पर नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लोगों के दिलों में पोलैंड जो है जिंदा रहा। वो कैसे? भाई नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। तो वहाँ के म्यूज़िक के ज़रिए, गाने बजाने के ज़रिए, और वहाँ उनकी अपनी जो पोलिश लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज के ज़रिए, भाषा के ज़रिए। और ये दोनों किसका पार्ट है? कल्चर का ही तो पार्ट है ना। और कल्चरल मूवमेंट क्या है? रोमांटिसिज्म। तो पोलैंड में क्या हो रहा है? एक रोमांटिसिज्म, एक रोमांटिक मूवमेंट, नेशनलिज्म इससे रिवाइव किया जा रहा है थ्रू द रोमांटिक फीलिंग्स, है ना। और ये रोमांटिसिज्म किसके लिए? देश के लिए, अपने कल्चर के लिए। तो इवन दो पोलैंड वॉज नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, तो पोलैंड एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो रहा नहीं, क्योंकि इसका पार्टीशन कर दिया गया ग्रेट पावर्स ने, रशिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने। तो ये लोगों के दिलों में ज़िंदा रहा म्यूज़िक और भाषा के तौर पे, है ना, म्यूज़िक और लैंग्वेज के तौर पे, यानी कि उन्होंने अपने कल्चर को ज़िंदा रखा। अब यहाँ पे यह फ़ोटो आप देख रहे हो, ये आदमी कौन है भाई? ये हैं कैरोल कुरपिंस्की। कौन है? कैरोल कुरपिंस्की। तो यहाँ पे देखो, कैरोल कुरपिंस्की फॉर एन एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। तो ये जो नेशनल हीरो है ना, कहाँ के? पोलैंड के। तो इन्होंने जो है क्या करा? पोलैंड के कल्चर को ज़िंदा रखा, है ना, उसको सेलिब्रेट किया, नेशनल स्ट्रगल में उसको शामिल किया। किसके ज़रिए? अपने ओपेरा और म्यूज़िक। ये ओपेरा शब्द भी म्यूज़िक से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ओपेरा म्यूज़िक यानी कि अपने म्यूज़िक, गाने बजाने के ज़रिए उसने पोलैंड को, लोगों के दिलों में जिंदा रखा। टर्निंग फोक डांसेस लाइक पोलिनेस एंड माजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। और फोक डांसेस भी पॉपुलराइज किए उसने। तो ये फोक डांसेस कौन से थे भाई? एक तो था माजुरका और एक था पोलिनेज, ठीक है। तो उसने म्यूज़िक और डांस, इन दो चीज़ों का सहारा लिया, पोलैंड को लोगों के दिलों में ज़िंदा रखा, नेशनल स्ट्रगल का पार्ट बनाया, ठीक है। अपने इस मोमेंट से, है ना, अपने म्यूज़िक से, डांस से, अपने इस कल्चरल मोमेंट से उसने लोगों के दिलों में पोलैंड को जिंदा रखा। और ये डांस कौन से थे भाई? ये डांस थे पोलिनेज और माजुरका। ये देखो बच्चों, ये पहली पिक्चर पोलिनेज की है और दूसरी पिक्चर माजुरका डांस की है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के थे। और पोलिनेज और माजुरका का प्रॉपर डांस देखना है तो आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। रशिया ने जब पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो पोलिश लैंग्वेज को ख़त्म किया, वहाँ के स्कूलों से हटाया और उसकी जगह पे कौन सी भाषा इम्पोज, ज़बरदस्ती लाद देना, है ना, कि भैया आप अपनी भाषा को छोड़ो, ये आपको सीखनी पड़ेगी। तो रशियन भाषा जो है वो नेसेसरी कर दी वहाँ पे, वो लोगों को रशियन पढ़ाने लगे। और लोग जो पोलैंड जो था, वहाँ के लोग रशियन पढ़ना नहीं चाह रहे थे, उनको तो अपनी भाषा अच्छी लगती थी जो कि पोलिश थी। तो होता क्या है देखो, इन 1831 एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। लोगों ने हथियार तो उठाए 1831 में, पोलैंड के लोगों ने रशिया के खिलाफ हथियार तो उठाए 1831 में, लेकिन उनका ये जो आर्म्ड रिबेलियन था इसको क्रश कर दिया गया, इसको दबा दिया गया। भाई रशिया एक ग्रेट पावर था उस टाइम, है ना, तो उसने पोलैंड के इस मूवमेंट को दबा दिया, ख़त्म कर दिया। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी कौन पढ़ा था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में? क्लर्जी वो लोग जो चर्च से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, है ना। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। तो धर्म से जुड़े लोग, क्लर्जी जो है ना, उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया एक हथियार के रूप में, ठीक है। किसको रजिस्ट कर रहे हैं? रशिया को।
रशिया का विरोध करने के लिए, अपने पोलैंड को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक है, अपनी नेशनल फीलिंग्स को जगाने के लिए उन्होंने पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। किन्होंने? क्लर्जीमैन ने। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग्स एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो जब भी चर्च में लोग इकट्ठे होते, वो जो बिशप और पादरी और ये जो क्लर्जी लोग हैं, ये उनको जब इंस्ट्रक्शंस देते, धर्म की बातें बताते, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते? पोलिश भाषा का, जो कि रशिया ने बैन कर दी थी। और इन लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को एक टूल बनाया, हथियार बनाया रशियन डोमिनेंस के खिलाफ। ठीक, आगे देखो। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एंड एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। देखो हुआ क्या, इसका रिजल्ट ये निकला कि बहुत बड़ी संख्या में प्रिस्ट, जो पुजारी लोग हैं, बिशप्स, ये भी चर्च से जुड़े एक तरह के पुजारी होते हैं, तो इन लोगों को जेल में डाला या इन्हें साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया में बर्फ़ के अलावा कुछ भी नहीं है, वो लोग भूखे मरते थे वहाँ पे, उनकी जान चली जाती थी। तो उनको सजाएं दी गई, उन धार्मिक लोगों को जो पोलिश में, जो है पोलैंड की भाषा में लोगों को धर्म की बातें सिखाते थे और रशियन का ओपोज करते थे। ठीक है, तो भाई रशिया के अंडर में पोलैंड है, तो वहाँ के जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं वो इन प्रिस्ट और इन बिशप्स को जो है या तो जेल में डालती या साइबेरिया भेज देती मरने के लिए। ठीक, ये सब हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। तो यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स यानी कि देशभक्ति की जो भावनाएं, एक देश को बनाने की जो भावनाएं हैं, उनको डेवलप करने में भाषा ने एक बहुत शानदार रोल प्ले किया। कौन सी भाषा थी वो? पोलिश लैंग्वेज। कहाँ थी? पोलैंड में। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो उन्होंने पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करके रशियन डोमिनेंस का विरोध किया। तो बच्चों, हमारा जो फेज ऑफ रेवोल्यूशन है ना 1830 से 1848, उसमें हमने क्या पढ़ा? द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो रोमांटिसिज्म के ज़रिए नेशनल फीलिंग्स को प्रोवोक किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। और इसमें हमने कहाँ कहाँ का एग्जाम्पल पढ़ा भाई? हमने इसमें एक तो जर्मनी का एग्जाम्पल पढ़ा है और एक हमने पोलैंड का एग्जाम्पल पढ़ा है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी यूनिट का एक पार्ट है जिसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। वो पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।